गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर तथा फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी हम 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट, अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेज, जिसमें है घनत्व, दबाव और तापमान। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर। और तीसरा, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज, जैसे ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। तो सर्वप्रथम हम अप्राकृतिक जो साधन है इसके, जैसे घनत्व। पृथ्वी की शैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह बताया जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी जो भाग है परतदार शैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील भी है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय शैल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया है। इनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। पॉइंटिंग ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया। 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व के परिकल्पना का सिलसिला प्रारंभ हो गया, और इसके अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 के बीच, और केंद्र का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब परिलक्षित किया गया। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि पृथ्वी के अंतरतम का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। अब हम देखते हैं दबाव। अब समस्या उठती है कि अंतरतम का यह अधिक घनत्व किस प्रकार संभव हुआ। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम अर्थात कोर की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक शेल में एक ऐसी परत सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है तो वह कोर अर्थात संवहन धातु का बना है, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के अंतरतम निकल तथा लोहे का मिश्रण का बना है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर शैल की एक दूसरी परत है, जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार शैलों का अवश्य बना है। तापमान। सामान्य रूप से यह विदित है कि बोरहोल्स और माइन से उपलब्ध विवरणों के आधार पर पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ के आधार पर किया गया है।
तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की स्थिति के विषय में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित या गलित है। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है। 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का आकलन किया गया है। मेंटल तथा बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान है। बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियोस्क्रिय पदार्थ और गुरुत्वीय बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। यह विश्वास किया जाता है कि लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रारंभिक तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रुद्धोष्म स्फीडन की प्रक्रियाओं के द्वारा जनित रहा होगा। आगे चलकर रेडियोस्क्रिय पदार्थ द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा में वृद्धि प्रारंभ हुई। लगभग 4 या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतरतम तथा मेंटल का अलगाव हुआ होगा, जबकि लोहे का तापमान बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। इस तरह गलित लोहे के अंतरतम में डूबने के कारण 2 गुणा 17×10⁻37 अर्ग गुरुत्व बल ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव हुआ तथा पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडलों अंतरतम, मेंटल और क्रस्ट का निर्माण शुरू हुआ। पृथ्वी के बाह्य मंडल अर्थात क्रस्ट में प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट है, जिनमें रेडियोस्क्रिय पदार्थ यथा यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि हैं। ग्रेनाइट में ये पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। इस प्रक्रिया से ग्रेनाइट के प्रत्येक ग्राम से 300 अर्ग प्रति वर्ष तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि पृथ्वी के बाह्य मंडल में ग्रेनाइट की 20 किलोमीटर मोटी गोलाकार कोशिका की कल्पना की जाए तो उक्त प्रक्रिया से जनित कुल तापीय ऊर्जा 10⁻28 अर्ग होगी। इस तरह स्पष्ट है कि महाद्वीपीय भागों से जो ऊष्मा बाहर की ओर प्रवाहित होती है उसका जनन ग्रेनाइट सतह से रेडियोस्क्रिय पदार्थों से होता है, परंतु सागरीय नितल से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा का जनन और अधिक रफ्तार से होता है, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट नहीं होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है। हमें ध्यान है कि ठोस भाग में ऊष्मा की ऊर्जा एटम के कंपन के रूप में होती है। शैल ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। मात्र 10 मीटर मोटी शैल परत से ऊष्मा के स्थानांतरण में 3 वर्ष का समय लगता है। इसी तरह 100 मीटर मोटे लावा प्रवाह को शीतल होने में 300 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से भी अच्छी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अधिकांश खनिज अपेक्षाकृत अपारदर्शी होते हैं। ऐसे पदार्थ से विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास या प्रवाह अच्छी तरह नहीं हो सकता। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी संभावना संवहन की प्रक्रिया होती है। परंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रकाश में आने से सागर नितलन के प्रसरण का सत्यापन हो गया है। इस सिद्धांत के द्वारा मध्य महासागरीय कटकों के सारे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और कटक के सारे पदार्थ नीचे आता है। शीतल होने पर ठोस होकर कटक से दूर खिसकता जाता है और पुनः विनाशी प्लेट के किनारे के सारे नीचे डूबकर मेंटल में आत्मसात हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर 2 स्रोतों से ऊष्मा पहुंचती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से और सूर्य की ऊष्मा के द्वारा। अंततः दोनों स्रोतों से प्राप्त ऊष्मा का पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण हो जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से वायुमंडल एवं जलमंडल का संचालन होता है, जिससे अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों का प्रादुर्भाव होता है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा द्वारा भूतल पर रचनात्मक कार्य, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि होते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। विभिन्न विद्वानों में पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका
मूल रूप ठोस वायवीय अथवा तरल भाग माना है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूह के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निःसर्त ज्वारीय पदार्थ से हुआ तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास महोदय भी जो कि वायवीय नीहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक है, पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं। यदि यह तथ्य मान लिया जाए तो अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती है कि नीहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी नीहारिका से मानी जाती है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम वायु व्यवस्था में होना चाहिए। वैसे लाप्लास अंतरतम को तरल मानते हैं। जोएफ्रीज और रिटर नामक विद्वानों ने भी पृथ्वी के अंतरतम को गैस का बना हुआ माना, परंतु यह मत अत्यधिक भ्रामक प्रतीत होता है। केवल दो ही संभावनाएं हो सकती है, या तो अंतरतम ठोस हो या फिर तरल। अब प्राकृतिक साधन जो हैं ज्वालामुखी और भूकंप के द्वारा हम उनका कैसे पता चलता है कि पृथ्वी का अंतरतम ठोस, तरल या गैस या किस अवस्था में है। ज्वालामुखी जो गिरा है उसके उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा का भंडार बताया गया है, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल और तपत मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। हाँ, यह संभव है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ जाने से चट्टान का जो दबाव है वो कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है और जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतरकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। क्योंकि जिस जगह भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र अर्थात ईपी सेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को भूकंपीय लहर कहते हैं। इसे हम 3 श्रेणियों में रखते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो ध्वनि की लहर के समान होती हैं और उनमें कणों की गति लहर की रेखा की दिशा में सीध में होती है। यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होती है। दूसरा है आड़ी अथवा गौण लहरें। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें हैं जो तल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है, जिसमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहर कहते हैं। संक्षेप में इन्हें एस वेव भी कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ की सहायता से अंकन करते हैं। सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कंपन, इसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन, जिसे द्वितीय कंपन। इसके बाद अधिक अवधि का मुख्य कंपन आता है। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रमशः पी, एस और एल लहरों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अतः कि इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये लहरें एक सीधी रेखा में सीधा मार्ग पर चलती हैं। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाले चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती।
परंतु भूकंपीय केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतरी घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। चूंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में यह लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती है। अतः हमने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।